जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ये सीरीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। तो इससे पहले जो भी चैप्टर का हम क्वेश्चन कराए हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सारा आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। साथ में पीडीएफ को डाउनलोड करके रखिएगा और उसको जब भी टाइम मिले उसको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से रहेंगे इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आएगा और यही सब क्वेश्चन आएगा जो हम करा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो चलते हैं, आज का चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कराएंगे, उसके साथ ही कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ, यानी कि अभी न्यू लाइफ क्यों नहीं ओरिजिनेट हो सकता है, इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न का उसका आंसर देखिए, सॉल्यूशन दिया हुआ, इसी तरह आपको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन द एटमॉस्फेयर एट द एटमॉस्फेयर, कहने का मतलब है अभी जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। उससे पहले जो था यानी इनिशियल स्टेज में ऑक्सीजन की कमी था, उसको उस टाइम जो ऑक्सीजन की कमी था तो उससे क्या होता था कि लाइफ ओरिजिनेट हो रहा था। कैसे हो रहा था उसको आगे हम देख रहे हैं। बोल रहा है कि दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग गैस, यानी कि ऑक्सीजन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग गैस है, विच ऑक्सीडाइज द इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। कौन करता है? तो ये ऑक्सीजन कर रहा है। इसीलिए जो है ना अभी जो है प्रिवेंट द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को वो प्रिवेंट कर देता। कहने का मतलब है कि और लाइफ का ओरिजिन हुआ है इनऑर्गेनिक मटेरियल से, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल का अगर ऑक्सीडाइज कर दिया तो इनऑर्गेनिक मटेरियल तो बचा ही नहीं। जब इनऑर्गेनिक मटेरियल बचा ही नहीं तो उसका केमिकल रिएक्शन तो ख़त्म हो गया। तो जब ख़त्म हो गया केमिकल रिएक्शन तो कोई नया लाइफ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। यही रीज़न है इसका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट conducted an experiment on kill yeast to disprove the theory of spontaneous generation। पहली बात, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का क्या थ्योरी क्या कह रहा था? ये थ्योरी ये कह रहा था कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है स्पॉन्टेनियसली हुआ, यानी अपने आप हुआ है, यानी कि कोई प्लानेट से कोई स्पोर आया था और वो स्पोर जर्मिनेट हो गया है न्यू इंडिविजुअल में। ऐसा ये थ्योरी मान्य नहीं था, इसको डिस्प्रूव किया था कौन साइंटिस्ट की? यही तो बताना है आपको। तो लुइस पास्चर, साइंटिस्ट का नाम था लुइस पास्चर, कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन किल्ड ईस्ट एंड गेव द एक्सपेरिमेंट प्रूव टू डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव कौन किया था, यानी कि गलत कौन बताया था? तो बताता लुइस पास्चर ने। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, वो क्या यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? तो ये किल्ड ईस्ट को यूज़ किया था। बात समझ गए? ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हम। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वेयर द कंडीशन प्रेजेंट ऑन द अर्ली अर्थ दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि अर्ली स्टेज की बात करते हैं, यानी स्टार्टिंग की बात, जब दुनिया बना था। तो वो क्या बोल रहा है कि व्हाट वेयर द कंडीशन, यानी कि कैसा कंडीशन था उस टाइम, यानी एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो वो चीज़ बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देंगे, देयर द कंडीशन वेयर, कैसा कंडीशन था? तो टेम्परेचर बहुत हाई था और ये था एटमॉस्फेयर जो था उसका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था विथ नो फ्री ऑक्सीजन। उस टाइम ऑक्सीजन कोई फ्री ऑक्सीजन था ही नहीं। ठीक है, इसीलिए उसको रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बन गया। अभी का जो एटमॉस्फेयर है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। उसके बाद क्या हो रहा था कि वॉल्केनिक इरप्शन होता था उस टाइम, यानी कि लावा निकलता था, गरम गरम लावा निकलता था मिट्टी से। ठीक है, तो वो था इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं हम, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के अलावा। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर वाला कंसेप्ट किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ कंसेप्ट कॉमन एंसेस्टर वाज गिवन, यानी कॉमन एंसेस्टर वाला जो कंसेप्ट दिया था डार्विन ने किस बेसिस पे दिया था, यानी किस आधार पे वो ये थ्योरी दिया था? तो वो आधार था ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कहने का मतलब है उन्होंने क्या किया था कि एंसेस्टर का जो सिमिलरिटी कैरेक्टर अभी के प्रेजेंट दौर में जो भी इंडिविजुअल है उसका कैरेक्टर को मैच कर रहा था। दोनों में अगर सिमिलरिटी हुआ इसका मतलब इसका वो क्या है,
उसका ये है, उसका एंसेस्टर है, ठीक है, मतलब इसका पूर्वज है वो, यही चीज़ बोला था उन्होंने, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है? द एंसेस्टर रिलेशनशिप अमंग द वेरी ग्रुप। कहने का मतलब एंसेस्टर के बीच का जो रिलेशन होता है ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, उसी को फाइलोजेनी से एक टर्म है, कुछ नहीं है। फाइलोजेनी एक टर्म है जिसमें एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप के बारे में क्या किया था, ग्रुप किया था, नहीं, एंसेस्टर रिलेशनशिप अमंग द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए हम सिर्फ इसमें पढ़ के दिखा रहे हैं, डिटेल में नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में समझाने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बहुत हम समझा दे रहे हैं। बाकी आपका काम है इसको पढ़ना और अच्छा से देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ पे इस पैटर्न पता होना चाहिए आपको किस तरह से लिखना है आंसर, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू आंसर जितना लिखाएंगे ड्यू टू पॉइंट तो याद नहीं रहेगा, डिक्टो पॉइंट कभी भी याद नहीं रहता किसी को, ठीक है। एक तो पैटर्न पता हो जाएगा, एक पैटर्न पता हो जाएगा तो उसी पैटर्न पे आप लिखते जाएंगे, ठीक है। बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप क्या समझते हैं, तो लिखा है द प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ़ द रॉक स्ट्रेटा एट अ लोकेशन हैव नॉट बीन डिस्टर्ब्ड द लोवेस्ट स्ट्रेटा वाज फॉर्म बिफोर द स्ट्रेटा अबव इट, सक्सेसिव स्ट्रेटा नेवर, यहाँ नेवर होना चाहिए, यहाँ नेवर, न्यूअर, अच्छा न्यूअर नया वाला, सक्सेसिव स्ट्रेटा वार न्यूअर एंड मोस्ट रिसेंट स्ट्रेटा ऑन द टॉप। कहने का मतलब है जैसे मान लो कुछ कहीं पे जमा हो रहा है, तो जो सबसे नीचे जमा है वो पुराना होगा, जो ऊपर ऊपर आया है अपने से तो वो क्या होगा, नया वाला होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो ये एक बेड है, ठीक है, बहुत दिन से वहाँ पड़ा हुआ बेड, तो उस पर क्या धूल जम रहा है, जमते जमते एक धूल का 2-3 परत बन गया है। तो ऊपर वाला परत पहला अभी बनाना जो रिसेंटली है वो न्यू वाला है, और जब सबसे नीचे वाला परत जो धूल का बना है वो पुराना वाला है, यही चीज़ बता रहा है उसमें, वही हुआ सुपरपोजिशन की बात कर रहा है, इसी से वो रिलेट किया है। देखो एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का, दिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर पहला है एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व इन अ बैक्टीरिया इन द लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी। देखो यहाँ पे समझने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, तो उतना पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको सिर्फ मोटा मोटी तौर पे ये बता देना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो एक एग्जांपल लो, जैसे मान लेते हैं क्या कि आपको क्या हो रहा है, खुजली हो रहा है या फीवर हो रहा है, ठीक है, तो कोई एंटीबायोटिक लेते हैं आप, फिर ले रहे हैं फिर ठीक हो रहे हैं, फिर ले रहे हैं फिर ठीक हो रहे हैं, यानी कि 200 mg का ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं फिर ठीक हो रहे हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, कम से कम 1 साल तक ले रहे हैं, तो होता क्या, बहुत दिन बाद 1 साल बाद देखते हैं कि वही दवा से पहले हम ठीक होते थे, अब उस दवा से हम ठीक ही नहीं हो रहे, अब ज़्यादा पावर वाला लेना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस दवा उस मेडिसिन का है आपका बॉडी जो है रेसिस्टेंस हो गया है, अब उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, तो जैसे कि अभी कछुआ जलाते हैं, जो मच्छर बत्ती जिसको बोलते हैं, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग होता है। जैसे पहले जलाते थे तो उसमें क्या होता था कि मच्छर जितने भी होते थे वो मर जाते थे, यानी मॉस्किटो जितने भी होते थे वो मर जाते थे, या फिर वो रूम छोड़ के भाग जाते थे और आराम से हम सो जाते थे। अभी क्या होता है कि वो मच्छर बत्ती यानी कछुआ जो आप जलाते हैं, वो मच्छर जो है ना उसी में जाके बैठ जाता है। बताइए, जब उस पहले जलाते थे तो मर जाता था या भाग जाता था, अभी क्या हो गया है कि वही मच्छर जो है उसी में जाके बढ़ जाता है, अब कुछ नहीं होता है उसको। इसका मतलब उससे वो रेजिस्टेंस हो गया है, अब उसको कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बोलता है ना कि मार खा खा कर छछड़ा बन गया है, ठीक है। एक टाइम होता है कि जिसको बोलता है कि एक रील देखे थे हम, उसमें क्या बोल रहा था कि घर वाले उसको बोल रहा है कि ये कुछ बनो, तो वो बोलता है कि हम भी ढीठ बन गए, ऐसा ढीठ बन गए, उसको कुछ भी बोल रहा असर नहीं हो रहा है, ठीक है, बात समझे, ठीक है, वही बात है, वो हो गया क्या, उससे रेजिस्टेंस हो गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, एज पर डार्विनियन ऑब्जर्वेशन द एनवायरनमेंट सेलेक्ट एंटिटीज़ विथ फेवरेबल वेरिएशन, दीज एंटिटीज़ आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग when a population of bacteria is attacked by specific antibiotic, sensitive bacteria tends to persist, ठीक है, while other bacteria processing favorable nutrition turn resistant even in presence of antibiotic, and these survive and the thriving the rapidly multiply on other
as the other competing bacteria have a die out. Thus, the number of bacteria is on the rise. In addition to this, they mass transfer these gene resistance to bacteria to other bacteria. Consequently, bacteria resistance to antibiotic widely spread across, making the entire population to become antibiotic resistant. यही चीज़ लिखा हुआ जो अभी हम बोले आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द न्यूज़पेपर एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल एनी न्यू फॉसिल्स डिस्कवर्ड और कंट्रोवर्सीज अबाउट द एवोल्यूशन। ये पेपर में छपा था, इसी को आंसर बना के देना था आपको। ये हम देख दी, ये नहीं पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है बोर्ड में, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, इसी क्या पता पूछ दे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि नहीं पूछेगा। अटेम्प्ट गिविंग अ क्लियर डिफिनेशन ऑफ टर्म स्पेसीज़, यानी कि स्पेसीज़ का डिफिनेशन क्या होगा ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसका डिफिनेशन होगा स्पेसीज इज अ ग्रुप और पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस सस्टेनेबल एंड फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। कहने का मतलब ऑफ स्प्रिंग उसको हम बोलेंगे, यानी कि एवोल्यूशन की भाषा में ऑफ स्प्रिंग उसको बोलेंगे कि वो क्या हो सकता है, उसके अंदर वो पोटेंशियल हो कि वो अपने जैसे संतान पैदा कर सके, यानी कि इंटरब्रीड कर सके वो, ठीक है। और वो फर्टाइल हो, अरे फर्टाइल होगा तभी ना वो अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग पैदा करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट थ्रू इन, क्या लिखा है, इंटरनेट एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल। ये चीज़ नहीं पूछने वाला है, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा, ये नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लिस्ट द 10 मॉडर्न डे एनिमल एंड यूजिंग द इंटरनेट सोर्स लाइक इट टू करस्पॉन्डिंग एंसेस्ट फॉसिल्स। देखो ये सब पूछने वाला क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए हम इसको सोल्यूशन दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रैक्टिस द डार्विन इन वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसका ये चीज़ जो है नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको एक बार पढ़ लेना है इसको, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हमको आंसर तो लिखना है, तो मैंने लिख दिया हूँ। ये वाला वीवीआई मार दो, ये इस बार आएगा, मतलब आएगा। आप जिस भी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे ये आना ही है। एडेप्टिव रेडिएशन हमेशा आता है। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होगा, व्हेन मेंबर ऑफ सिंगल असेंबलीज और लिनिएज deviated evolutionary into the range of different form, it is adaptive radiation, ठीक है। उसके बाद these are form that the governed by natural selection and uses the resource of habitat. The Darwin finches of the Galapagos Island and shared the common ancestor, where now we have different sort to modified beak based on their food preference in order to suit their feeding habitat. These finches have adopted different eating preference and क्या लिखा है, variety beak type। उसका लिखा है from a single seed eating finch ancestor, different finch species with very dietary habitat have the evolved such a blood sucking insectivorous entity। करने का मतलब है कि जैसे कि गैलापागोस आइलैंड में जो डार्विन थे, उन्होंने क्या देखा था कि जो बड़े बिक वाले थे, यानी कि जो क्या बोलता है, सीड खाने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कैन वी कॉल ह्यूमन एवोल्यूशन एज ए एडेप्टिव रेडिएशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी रिफर टू एडेप्टिव रेडिएशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस which give rise to new species from a single common ancestor, but in case of human being evolution, although the share common ancestor, we humans have the undergo a natural but progressive alternation in the eating preference structure body etc. The evolution of human does not include diversification and radiation into the different species, which is fact is distinguished features of adaptive radiation। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, क्योंकि उतना टाइम तो मेरे पास है नहीं कि आपको बता सके पूरा डिटेल में, सिर्फ हम क्वेश्चन बता रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं बोले हैं वो नहीं पूछेगा, 100% हम श्योर हैं। और जो पूछ रहे हैं इनमें 2-3 क्वेश्चन एडेप्टिव रेडिएशन वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो हमेशा पूछता है। ये वाला क्वेश्चन
ये हमेशा पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये वाला ऊपर 7 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब 5 नंबर भी नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 2 नंबर में नहीं है, और ये 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ ही जो लेमार्किज्म होता है, लेमार्क की थ्योरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो सब क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये जो 1 नंबरिया वाला क्वेश्चन दिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है मेरा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे अगला चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।